Hello, students. Very good morning. Today, we are going to handle one of the very important topics of grammar, that is voice. Voice and narrations are very important, and we use it in our daily life when we use some formal or informal sentences, right? So, voice is very important, and there are some very easy rules are there by which we can change active voice into passive voice. So it is said that when we cross the threshold, then we are in the most of the time we are in the formal situation. तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वॉइस क्या है। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ और आपको वॉइस के कुछ टिप्स दूंगी जिससे आपको वॉइस की प्रैक्टिस या सेंटेंसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। मैंने बोर्ड वर्क जो इसमें किया है उसके अलग अलग एंगल से फ़ोटो ली है, हालांकि वो एक ही बोर्ड वर्क है, तो आप उसको किसी भी तरह से देख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने देखा कि वॉइस एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस कहाँ यूज़ होता है और पैसिव वॉइस कहाँ यूज़ होता है? तो जनरली एक्टिव वॉइस में जहाँ पर हम किसी बात का में कभी कभी किसी पर्सन को आ, या किसी एजेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, डूअर को, तो फिर हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। कभी कभी वो सिचुएशन होती है कि हमें किसी पर्सन के बारे में उसको इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम वर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं कि काम हुआ या नहीं हुआ, किसने किया, वो थोड़ा समवॉट कई बार सेकेंडरी हो जाता है या गॉड हो जाता है, उसका इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं काम हुआ या नहीं। तो वॉइस उसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं हम, जब हम कभी कभी पर्सन को हाईलाइट करते हैं और कभी कभी हम वर्क को हाईलाइट करते हैं। तो मेनली मैं अभी यहाँ पर जो ब्लैंक स्लाइड्स है वो यूज़ करूँगी पहले, फिर आपको बताती हूँ कि मेनली हम यहाँ पर पर्सन को या वर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि बहुत सिंपल, मैं बार बार कुछ एग्जाम्पल्स रिपीटेडली यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बहुत आपको काम आएंगे कि राम ईट्स अ मैंगो, राइट, राम ईट्स अ मैंगो, है ना। तो ये यहाँ पे आप अगर देखोगे तो राम भी नाउन है क्योंकि ये पर्सन का नाम है और मैंगो एक फ्रूट का नाम है, लेकिन ये वाला नाउन सब्जेक्ट क्यों है और ये वाला नाउन ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये नाउन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और इसका असर किसके ऊपर हो रहा है या वो काम कहाँ ख़त्म हो रहा है, वो मैंगो पे ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखें तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जबकि हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी का सेंटेंस क्या है, हिंदी का सेंटेंस सेम है, सॉरी, हिंदी का सेंटेंस है राम आम खाता है है ना। और अभी हमने इंग्लिश में देखा कि राम ईट्स अ मैंगो। तो अब अगर हम इनके दोनों की कंपैरिजन करें तो राम तो क्या है, ये तो नाउन है, पर ये सब्जेक्ट है, अभी हमने देखा। लेकिन यहाँ आम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई। हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इसके बाद है और वर्ब इसके बाद है, जबकि यहाँ पर वर्ब बीच में होता है इंग्लिश के सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट यहाँ पर लास्ट में होता है। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है ना। लेकिन हिंदी के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैं क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि पूरा किसी भी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। तो इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, मतलब हर लैंग्वेज का एक अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट को यूज़ करो, फिर उसका वर्ब मतलब उसका काम बताओ और वो काम क्या है
वो बताओ। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पर कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी होता है सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट, और कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी होता है सब्जेक्ट और वर्ब। पर हमने इन तीनों सेंटेंस में देखे तो कॉमन क्या है, वर्ब बहुत कॉमन है, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। तो डोंट इमेजिन एनी से लैंग्वेज विदाउट वर्ब। वर्ब इज जस्ट लाइक अ सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है कि आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कंप्लीट सेंस, तो वर्ब अपने आप में ही कंप्लीट सेंस या सेंटेंस की तरह काम करता है। अगर मैंने कहा गो, तो अपने आप में आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पर अगर मैंने कहा राम, तो राम अकेला तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है, राम क्या है ना। अगर मैंने कहा वाटर, अगर मैंने कहा स्वीटली, तब भी कुछ समय। तो बाकी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो तो बिना वर्ब के उनका कोई यूज़ ही नहीं है एक तरह से। तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर सेंटेंस में आपको मतलब वर्ब का ही सबसे ज़्यादा फोकस, आपको पूरी ग्रामर में इनफैक्ट आपको वर्ब पे बहुत फोकस करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे एक्टिव पैसिव की। मैंने 3-4 सेम ये अलग अलग एंगल से वीडियो बनाए, पर मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये बस होमवर्क एक ही, बोर्ड वर्क एक ही है। तो आप उसको कैसे भी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको देख लेना। चलिए, तो वॉइस की आज हम बात कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में बचपन से पढ़ते हैं, और उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि एक्टिव वॉइस कहाँ यूज़ होता है और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का तो सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पर पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है जिसमें हमें 5 स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिसको मैंने थंब रूल्स कहा है। वो मैं अब आपको ब्लैंक स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये 5 रूल्स क्या क्या हैं। तो 5 रूल्स है कि पहला है सब्जेक्ट और वर्ब को की पोजीशन को चेंज कर देना। तो सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन। दूसरा ये, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो हमने पहला ही सेंटेंस लिया, वो भी मैं बहुत कॉमन वाला लूँगी ताकि आपको समझ में आए, कि राम किल्ड रावण। अभी हमने डिस्कस किया कि वर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप वर्ब में अंडरलाइन करो और वर्ब में देखो कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि किल, किल्ड है ना, इसके बाद होता है किल्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है किल्ड, है ना। तो ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, जबकि सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा है। कैसे पता करेंगे कि ये थर्ड फॉर्म नहीं है? अगर ये थर्ड फॉर्म होता तो इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब जरूर लगा होता, पर ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि इसके पहले यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। तो अभी आप मोटे तौर पे ये समझ लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या करता है, काम करता है, डूअर है सब्जेक्ट, है ना। तो राम किल, और इसके किल करने किसको करता है किल, क्वेश्चन का आंसर क्या है, राम किल्ड हुम। तो ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि रावण इधर है। तो आप उसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि वर्ब के ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, मैथ्स में पढ़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सब नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के राइट हैंड साइड में जो नाउन होता है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किल्ड, पूरा फोकस पहले हमारा किल्ड पे रहेगा कि राम किल्ड रावण, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले अगर आप ऐसे इमेजिन करो, क्लास में 2 बच्चे खड़े हैं और ऐसे एक्ट कर रहे हैं। मान लो कि कोई किसी बच्चे को मार रहा है, बीट कर रहा है, उसको स्लैप कर रहा है, उसको ऐसे ही मजाक में अगर कुछ कर रहा है, तो वो, तो अब उसका पैसिव वॉइस बनाना। आपने कहा मोहन स्लैप्ड सोहन, है ना। तो आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? सबसे पहला रूल है, मैं आपको बैक ले जाती हूँ, दिखा रही हूँ। सबसे पहला रूल है कि हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये अभी हमने लिखा कि राम किल्ड रावण, है ना, राम किल्ड रावण। तो इसमें सबसे पहले रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, मतलब इन दोनों की पोजीशन, आप इसको ऐसे भी इमेजिन करो कि क्लास में राम और रावण है, तो राम और रावण की जगह सबसे पहले चेंज कर दो। मतलब
आपको जब भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना है तो दोनों को उठा के, अगर दोनों नाम हैं तो दोनों को चेंज, पर इसका ये मतलब नहीं कि अब रावण राम को किल करेगा, मीनिंग वही रहेगा, राम ही रावण को किल करेगा। पर यहाँ पर रावण को क्यों हम पहले ला रहे हैं, क्योंकि हम कौन मरा, किसको इसका इफ़ेक्ट हुआ उसके काम करने का, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये पर्पस होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पहला रूल जो मैंने लिखा है वो लिखा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब इनकी पोजीशन को चेंज करना, तो हमने ये कर दिया। अब दूसरा रूल जो है, दूसरा और तीसरा रूल थंब रूल है, और ये तो फिक्स रूल है, ये तो होना ही होना है हर पैसिव वॉइस में। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करो नहीं करो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्यों नहीं बताऊंगी। पर दूसरा और तीसरा, दूसरा नियम क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है आपको, और तीसरा नियम कह रहा है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैसे, मैं फिर से रिपीट करूँगी कि ये सेम सेंटेंस में हम समझेंगे कि राम किल्ड रावण, है ना। तो आपने बचपन से पढ़ा कि इसका पैसिव वॉइस कैसा होता है, तो यहाँ हो जाएगा रावण, है ना, और फिर हमने लिखा वॉज किल्ड बाय राम, मतलब हमने राम और रावण की पोजीशन तो चेंज कर दी, लेकिन दूसरा चेंज जो है वो हमने यहाँ लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा चेंज, अब ये जो है ये अभी मैंने बताया था सेकंड फॉर्म है, पर ये अब मेन वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म है ये। और चौथी उसकी अभी ये है, और चौथी रूल है बाय लगाना, और पांचवा तो हमने चेंज कर दिया। अब देखो, पहले मैं आपको सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ, रूल्स बताती हूँ, थंब रूल्स क्या है। तो थंब रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना, इसकी पोजीशन चेंज कर दी हमने। दूसरा रूल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तीसरा मेन वर्ब लगाना है। चौथा और पांचवा रूल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, वो दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है ये सेकंड और थर्ड रूल में, कि सेकंड और थर्ड रूल क्या कह रहा है। सेकंड और थर्ड रूल, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने कहा कि मैंने कहा मिस्टर शर्मा राइट्स आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर, ठीक है। इसका आप बना तो बहुत इजीली लोगे, पहले न्यूज़पेपर और मिस्टर शर्मा को चेंज कर दो। तो आपने लिखा सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एग्जाम्पल वही रहेगा, मिस्टर शर्मा राइट्स आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर्स, है ना, फॉर न्यूज़पेपर्स, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें बाकी क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लेंगे और ऑब्जेक्ट को, और वर्ब तो मैंने कहा मेन है। तो अब आर्टिकल्स को पहले ले आओ, तो ए कैपिटल हो जाएगा आर्टिकल्स, है ना, और मिस्टर शर्मा इधर चले गए लास्ट में, मिस्टर शर्मा। अब दूसरा नियम कहता है, पहला तो ये सब हमने चेंज कर दिया, अब दूसरा पूरा इसके ऊपर है। एस मतलब ये प्रेजेंट टेंस है और सिंगुलर है। अगर वर्ब में एस लगा है इसका मतलब दो मतलब होते हैं इसके, एक तो प्रेजेंट टेंस है और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर, मिस्टर शर्मा अकेले हैं, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम, आर्टिकल इज़, क्यों प्रेजेंट टेंस सिंगुलर वर्ब क्या है, इज़, है ना, आर्टिकल इज़, और फिर थर्ड फॉर्म वर्ब का क्या है, रिटन बाय मिस्टर शर्मा। तो याद रखो आपकी ये जो नियम है ये क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब को चेंज करना है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को हर बार एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब मैं आपको अभी बैक नहीं करती हूँ, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखो, आप समझो दूसरा एग्जाम्पल कि आप खुद के लिए आपने कहा आई राइट पोएम्स, तो इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं पहले।
पैसिव वॉइस होगा। पहले पोएम्स को सामने ले आओ, पोएम्स। अब पोएम्स प्लूरल है तो पहले वर्ब में ध्यान देना, वर्ब प्रेजेंट टेंस की है, रोट नहीं है ना रिटन है। तो पोएम्स आर, राइट का हो जाएगा रिटन बाय मी, आई का हो जाएगा मी। अब पांचों नियम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें पहला नियम है कि आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी। सब्जेक्ट इधर है और ऑब्जेक्ट आई का मी हो गया, वो मैं बताती हूँ। तो ये आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। दूसरा आपने देखा, आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब, और आपको सिर्फ बी वाले फॉर्म, 8 फॉर्म होते हैं बी के, वो हेल्पिंग वर्ब आपको याद करना है और उसमें से एक हमेशा लगाना है। तो बी के 8 है, वो क्या होते हैं बताती हूँ मैं, तो वो याद कर लेंगे। और उसके बाद वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, ये भी आपने लगा दिया। चौथा रूल है बाय, ये भी कर दिया। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल को कैसे, देखो पहला रूल है कि हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में रख दो। दूसरा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको बी के सिर्फ 8 फॉर्म याद रखना है। कौन कौन से 8 फॉर्म्स है? इज़, एम, आर। ये इसको एनलार्ज करके बताती हूँ आपको, 1 मिनट। यह है, ये इज़, एम, आर है ना। फिर वॉज, वर, कितने हो गए? 5। और फिर बी छठवा, बीइंग और बीन। आपको ये 8 हेल्पिंग वर्ब अगर याद हो गई और इनका यूज़ समझ में आ गया तो आपके लिए पैसिव वॉइस बहुत इजी हो जाएगा। तो याद रखिए कौन कौन से हैं? इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। अब इज़ कहाँ यूज़ करते हैं? तो वो सिंगुलर, जब सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा तो इज़ यूज़ करना है। एम तो सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, राइट। और आर कहाँ यूज़ होता है? तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। ये 3 समझ में आए। इस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम तो आई के लिए होता है, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। फिर अब आते हैं वॉज और वर। तो वॉज कहाँ होता है? वॉज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और वर होता है, ये यहाँ लिखा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, है ना। अब देखिए बी, बीन और बीन, पहले इसको अच्छे से समझ लो। बी कहाँ यूज़ होता है? तो बी यूज़ होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस में। कैसे होता है ये हम बाद में समझेंगे। और बीइंग, जो कभी सेंटेंस में आईएनजी लिखा है तो बीइंग लगा दो। और बीन कहाँ यूज़ होता है? जिस सेंटेंसेस में हैज़, हैव और हैड लिखा है तो बीन लगा दो। कैसे लगा दो? पहले ये जो मैंने बोला है इसको बार बार सुन लेना, समझ लेना, तो आपको बहुत जल्दी, बस ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब आपको सिर्फ 8 याद करना है, और वो आप अपनी फिंगर्स में याद कर लो। इज़, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। वॉज, वर, ये पास्ट टेंस हो गया, 5 हो गई। इज़, एम, आर, वॉज, वर। और 3 और होते हैं, वो है बी, बीइंग और बीन। फिर इनका यूज़ समझ लो। इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और एम तो सिर्फ आई के लिए होता है। और अगर पास्ट टेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज पास्ट टेंस में, और वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, है ना। और बी कहाँ पर यूज़ होता है? वो इम्परेटिव सेंटेंस, वो बाद में हम करेंगे। बीन जब सेंटेंस में हैज़, हैव या हैड आया है तो बीन लगा देना। और बीइंग बड़ा इजी है, क्यों? क्योंकि ये जो बीइंग है मतलब उस सेंटेंस में आईएनजी लगाओ। आई एम गोइंग, अगर ऐसा सेंटेंस बना आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो आईएनजी वाले जो सेंटेंस है उसमें बीइंग, वो कैसे लगाते हैं मैं बताती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद कर लीजिए। दूसरा आपको याद करना है कि हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है पैसिव वॉइस में। ये 2 तो पक्के नियम है, ये हर जगह, इसके बिना कभी भी पैसिवाइजेशन होगा ही नहीं। जैसे कि अगर आपने कहा मेरा फ़ोन बहुत अच्छा है पर इससे फ़ोन नहीं कर सकते, कॉलिंग नहीं कर सकते, तो वो फ़ोन का मतलब ही नहीं रहा।
पर आपने कहा मेरा फ़ोन बहुत अच्छा है, इसमें इंटरनेट नहीं है, तो कोई बात नहीं, इंटरनेट नहीं है उसमें, लेकिन फ़ोन का पर्पस क्या है? कॉलिंग है। अगर कॉलिंग ही नहीं है और दुनिया भर के आपके फ़ोन में सारे फीचर्स हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसी तरह से अगर आपने हेल्पिंग वर्ब एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं किया, तो पैसिव वॉइस कभी बनेगा ही नहीं। हाँ, अगर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं किया, आपने उस सेंटेंस में बाय नहीं लगाया, क्योंकि कुछ सेंटेंस में बाय लगाना ज़रूरी, कुछ में नहीं है। और अगर आपने पांचवा नियम जो इसमें मैंने बोला प्रोनाउन, ये मैंने पांचवा नियम बताया, प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, वो भी ऑप्शनल है, पर ये दो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, सेकंड और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना ही करना है ना, ये दो नियम। ठीक है, मैं इसको फिर से हाईलाइट कि 8 हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब आपको हमेशा सेंटेंस में ऐड करना ही करना है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना ही करना है। अब मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल से ये पूरी बात बताती हूँ। देखो, एक मिनट, एग्जाम्पल हम अलग अलग लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, पहला है ही he recites poem। आप सबसे पहले अपना फोकस करना वर्ब पे। इसमें वर्ब में एस लगा है, इसका मतलब ये एस यूज़ हुआ है दो चीज़ों के लिए। वर्ब में एस कब कब लगता है? ये वर्ब में एस यूज़ मतलब कि क्या सिंगुलर है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेचुरली सिंगुलर है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। और दूसरा ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट टेंस का। ये याद रखना कि वर्ब में कभी भी एस लगा है, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था ही राइट्स पोएम ना। हमने क्या लिखा था सेंटेंस? तो मान लो मैं चलो दूसरा ले लेती हूँ, ही राइट्स पोएम और रिसर्च पेपर, कुछ भी लिख लो, पोएम्स है ना। तो ये हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्या करेंगे हम? तो हमने लिखा, इसका आंसर है पैसिव वॉइस का, पोएम इज़। अब पोएम इज़ होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पोएम ज़्यादा है, पोएम्स है, तो इज़ का क्या हो जाएगा? आर, है ना। आर राइट का क्या हो जाएगा? रिटन, और बाय हिम, ऐसा, सॉरी हिम, ऐसा हो जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है बहुत बचपन से पढ़ रहे हो। अगर ये होता ही रोट पोएम्स, इसने पोएम्स लिखी कभी कभी फ्यूचर में, तो इसका पैसिव वॉइस कैसा बनता? पोएम्स। अब आपको एक हेल्पिंग वर्ब एक तो एक्स्ट्रा लगाना ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वर, फिर राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन, और फिर चौथा रूल है बाय, और ही का बाय ही होगा क्या? नहीं, बाय हिम, ऐसा हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपने कहा विल आई विल राइट अ रिसर्च पेपर, अ रिसर्च पेपर, तो इसका क्या बनेगा? पहले तो अ रिसर्च, कितने पेपर? तो ये आ जाएगा, अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाना, अ रिसर्च पेपर, है ना। अब यहाँ पर विल है ना, तो अ रिसर्च पेपर, तो ये विल तो इसी सेंटेंस का पार्ट है, पर आपको वो 8 हेल्पिंग वर्ब्स याद करना है। उसमें से यहाँ पर विल के साथ क्या हो जाएगा? बी, विल बी। और राइट का तो हमेशा आपको थर्ड फॉर्म तो लेना ही है, तो रिटन, है ना, और बाय, और ये जो आई है इसका वर्ब के बाद फॉर्म चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मी। आया समझ में? अब अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कहा ही हैज़ पार्टिसिपेटेड, पार्टी
participated. He has participated in ड्रामा. ये थोड़ा टफ हो जाएगा, रुको दूसरा बताती हूँ. He has produced. He has produced norms for competition. ठीक है, ये मैं स्पेलिंग ठीक से नहीं आ पा रही है यहाँ. अब आपको यहाँ तक फॉर छोड़ दो, आपको सिर्फ किससे मतलब है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. इसमें दो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है. तो यहाँ से आपको बनाना है, क्योंकि आपको बाकी क्या लिखा है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाता है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉर्म्स. अब एन कैपिटल हो जाएगा. नॉर्म्स हैज़ है ना, तो मैंने अभी पहले बताया आपको कि हैज़ ये तो इसी सेंटेंस का पार्ट है. तो हैज़ तो आपको हैज़ नहीं लिख के अब आपको हैव लिखना है, क्योंकि नॉर्म्स प्लूरल है. यहाँ तो ही के लिए हैज़ यूज हुआ. अब हमने नॉर्म्स पहले लिखा तो नॉर्म्स तो प्लूरल है, तो हैज़ का क्या हो जाएगा, ये हैज़ का हैव हो जाएगा. तो नॉर्म्स हैव और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है आपको एक्स्ट्रा, बीन है ना. और प्रोड्यूस्ड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा है क्योंकि हैज़ है ना यहाँ पे, तो प्रोड्यूस है ना. और बाय और ही का क्या हो जाएगा, हिम. समझ में आया, ऐसा यूज़ करते हैं. फिर अगर आप एक और एग्जाम्पल देख लो. अगर मैंने कहा समवन, ये नया नियम बता रही हूँ आपको, हैज़ स्टोलन माय बैग, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया. ये नया नियम बता रही हूँ, ध्यान से सुनना. तो माय बैग, तो इसका आंसर होगा माय बैग हैज़, क्योंकि बैग एक ही है, समवन भी एक ही और बैग भी हैज़. और अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ एक्स्ट्रा लगाओगे, बीन स्टोलन, थर्ड फॉर्म तो है ही, मैं ये पूरा नहीं लिख पा रही हूँ, आप समझ जाना. स्टोलन बाय. अब ये बाय समवन मैं जानबूझ के लिख के काटूंगी, यहाँ बाय समवन लिखने की ज़रूरत नहीं होती. क्यों, क्योंकि जब सब्जेक्ट, ये नया नियम बता रही हूँ, अगर सब्जेक्ट एनी वन, सम वन, राइट, वन, अगर सब्जेक्ट ऐसा है जो क्लियर नहीं है कि कौन, बाय समवन कौन, तो ये जो अगर आप बाय लगाते हो तो उसके बाद वाला पर्सन बड़ा क्लियर होना चाहिए. तो वो हमें क्लियर ही नहीं है कि कौन है वो, तो फिर हम क्या करते हैं, बाय समवन लिखते ही नहीं. इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई बैग हैज़ बीन स्टोलन, बस बीन लग गया, माई बैग हैज़ बीन स्टोलन, बाय समवन नहीं. अब ये इसको कहते हैं, ये जो मैंने बाय समवन ड्रॉप किया, तो इसको कहते हैं कि कभी कभी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट था ना समवन, तो हमने सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया. तो किस केस में सब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना, कि दो केसेस में सब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं. या तो सब्जेक्ट ब्लर है, पता ही नहीं है भाई किसने चुराया, तो वो समवन कौन, उसका नाम नहीं पता, उस केस में. या तो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही क्लियर है, तब भी ड्रॉप कर दो, कहने की ज़रूरत नहीं है. रिपीट, आई एम रिपीटिंग, लिसन केयरफुली. सब्जेक्ट कब ड्रॉप कर देते हैं, बाय के बाद कब ड्रॉप कर देते हैं, या तो सब्जेक्ट बहुत ही क्लियर है, ऑब्वियस है कि भैया उसने ही किया है, तो फिर बाय लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. या तो सब्जेक्ट बिल्कुल ही क्लियर नहीं कि कौन है, तब भी ड्रॉप कर दो. तो समवन बिल्कुल क्लियर नहीं है कौन है, हमने ड्रॉप कर दिया. और बिल्कुल ऑब्वियस है तब भी ड्रॉप कैसे, मान लो ऐसा होता, पुलिस, अरे सॉरी, मान लो ऐसा होता, पुलिस हैज़ कॉट द थीफ, है ना, ये सेंटेंस है. अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि वही सब्जेक्ट को अंडरलाइन करो, वर्ब इसमें भी दो है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी, और ये, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट.
अब इसका पैसिव वॉइस कैसा होगा? द थीफ हैज़, ये तो उसी का पार्ट। अब आपने एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया? बीन। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी है यहाँ पर भी आपको सेम थर्ड फॉर्म ही लेना है, कॉट। बाय पुलिस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि पुलिस ही तो चोर को पकड़ेगी, हम थोड़ी नाम क्या करेंगे पकड़ के। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? द थीफ हैज़ बीन कॉट। खत्म। आया समझ में? चलिए अब एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। मान लो एक सेंटेंस है जिसमें मैं आपको बैक ले जाके याद दिला दूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर लिखा है इम्परेटिव, है ना, ये लिखा है ना इम्परेटिव। यहाँ पे एक बात और लिख लेना, इम्परेटिव में भी बी का यूज़ होता है और बी का यूज़ होता है फ्यूचर में। फ्यूचर क्या क्या है, फिर से लिख देती हूँ इसको, क्लियर यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट। ये इम्परेटिव में भी यूज़ होता है और फ्यूचर में भी, है ना। तो ये बी का यूज़ इम्परेटिव सेंटेंसेस के लिए भी होता है और फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है। कौन से? फ्यूचर की सिर्फ दो वर्ब याद रखो, विल और शेल। अगर सेंटेंस में विल और शेल है तो आप उस सेंटेंस में एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, वो बी लगाओगे। अब भी हमने देखा, क्या देखा था? अब भी हमने एक एग्जाम्पल देखा ना कि मान लो आपने कहा कि, मैं दूसरा एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। मान लो आपने कहा शी विल डू द शी विल डू द वर्क, राइट। कौन करेगा ये वर्क? वो कर देगी। तो आपने कहा द वर्क, है ना, विल तो इसी का पार्ट है, विल, और एक हेल्पिंग वर्ब आपने एक्स्ट्रा लगाया बी, तो द वर्क विल बी डन, ठीक है, बाय, और शी का हो जाएगा हर। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि विल और शेल अगर रहेगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब बी लगाना है, ठीक है। अब मैंने इम्परेटिव सेंटेंस लिखा है कि इम्परेटिव सेंटेंस के साथ भी इम्परेटिव सेंटेंस के साथ भी बी लगाते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता वो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो कौन कौन से सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं? जब कभी भी हम फेस टू फेस बात करते हैं, है ना, या फिर क्या सिचुएशन होती है? ऑर्डर। मैंने बोला आपसे सेंड मी, ये फेस टू फेस मतलब एक तरह से डायरेक्ट हो सकता है, फेस टू फेस भी बोल सकते हैं इसको। डायरेक्ट कन्वर्जेशन जब होता है तो हम डायरेक्ट कन्वर्जेशन में ऑर्डर प्लेस करते हैं। मैंने कहा ओके सेंड मी 5 कंप्यूटर्स, है ना, तो ये डायरेक्ट बात हो रही है मेरी जिस पर्सन से। अदरवाइज़ तो इसमें क्या होता है, कभी कभी रिक्वेस्ट, मैंने कहा प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये रिक्वेस्ट हो गई। कभी कभी कमांड होती है, मैंने कहा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये कमांड या ऑर्डर कहते हैं हम इसको, ऑर्डर। फिर कभी हम सजेस्ट करते हैं कि डोंट, है ना, तो सजेशन जो है वो होता है, ठीक है। तो ये सजेशन हो गया, सजेशन, राइट। इसके अलावा, सजेशन के अलावा एडवाइस, ठीक है, एडवाइस भी इसमें ही आती है। ये सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब से डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं। कैसे? देखो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, मैं वाटर का डब्ल्यू लिख रहे, या मैंने कहा प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट, ऑफ वाटर। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? ये कमांड है, ये ऑर्डर है ना। और इस सेंटेंस में क्या है? प्लीज़ लग गया तो ये रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। फिर मैंने कहा डोंट टच इट, डोंट टच इट, है ना, तो ये क्या हो गया? ये मेरा आपको सजेशन है, राइट। मैंने कहा
डोंट राइट एनीथिंग हियर, एनीथिंग हियर। ये क्या है, मेरी एक तरह से आपको एडवाइस है। तो ये सारे सेंटेंस में आपने नोट किया, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है दो, और ये ऑब्जेक्ट है ना। तो इन सेंटेंसेस को इम्परेटिव कहते हैं, और इसमें लेट लगाया जाता है, या फिर इसके सेंटेंस का पैसिव वॉइस थोड़ा अलग होता है। जैसे कि मैंने कहा, एग्जाम्पल दूसरा ले रही हूँ, क्लोज द डोर। मैंने आपसे कहा क्लोज द डोर, ये ऑर्डर है, तो यहाँ पर वर्ब ये है, सब्जेक्ट तो होता ही नहीं, और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लोज द डोर का, क्लोज द डोर है ना। इसका आंसर है द, पहले ले आया, तो द के पहले हमको एक नया इसमें वर्ब लगाना है, और वो लेट है। लेट द डोर बी इसमें भी लगाते हैं, अभी मैंने बताया इम्परेटिव सेंटेंस बी, और थर्ड फॉर्म तो आपको लेना ही है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, ऐसा हो जाएगा। चलो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, इस तरह का मतलब हो जाता है। पर अगर मैंने क्लोज द डोर की जगह मान लो प्लीज़ करके बोला, आपसे रिक्वेस्ट की, तो प्लीज़ क्लोज द डोर, तो इसका पैसिव वॉइस लेट द डोर बी क्लोज्ड नहीं होगा, इसका आएगा, इसमें एक फ्रेज लगाना पड़ता है क्योंकि ये रिक्वेस्ट है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, है ना, टू क्लोज द डोर, ऐसा बन जाएगा इसका, राइट। ये याद रखना अच्छे से कि प्लीज़ का रिप्लेसमेंट है ये पूरा यू आर रिक्वेस्टेड, और टू लगा के वर्ब को कॉपी कर देते हैं पूरा, टू क्लोज द डोर, है ना। अब अगर मान लो मैंने कहा डोंट टच इट, राइट, डोंट टच इट, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर सजेस्टेड, राइट, यू आर सजेस्टेड। और याद रखना डोंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये फ्रेज तो आपको याद रखना ही है, पर डोंट का हो जाएगा नॉट टू, है ना, ये इसका रिप्लेसमेंट है, याद रखना नॉट टू, और कॉपी हो जाएगा टच इट, यू आर सजेस्टेड नॉट टू टच इट, ऐसा। तो इस तरह के चेंजेस आते हैं। तो रिकैप देती हूँ लास्ट में एक बार और आपको, अभी तक जो आज आपको मैंने वॉइस बताया कि वॉइस दो तरह के है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव का स्ट्रक्चर तो यही होता है नॉर्मल, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, है ना। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। ये दो नियम तो हर बार फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट है इसमें बाय, और लास्ट है इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज करना है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं जो रह गई है, मैंने फिफ्थ आपको बैक ले जाती हूँ, फिफ्थ रूल ये हाईलाइट करूँ मैं आपको, तब समझ में आएगा आपको। मैंने एक रूल बताया आपको, फिफ्थ रूल, और वो ये है कि ये प्रोनाउन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ये रूल कब है, क्योंकि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तो चेंज करते हैं, पर अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में यहाँ पर नाम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नाउन है तो नाउन का नाउन इधर उधर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर सब्जेक्ट, मैं फिर से इसको इस तरह से बताऊँ कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो फिर इसमें ये वाला प्रोनाउन वाला रूल थोड़ा अलग है, इसको मुझे पूरा आपको बताना पड़ेगा। बताती हूँ मैं आपको ये कैसा होता है। ये होता है ऐसा, अगर मान लो ऐसा है, आई स्पीक, आई गिव अ स्पीच, आई गिव स्पीच, है ना, मैं स्पीच देती हूँ, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। तो आपने कहा, इसका पैसिव तो आपको पता चल गया, आपकी स्पीच
इज़, है ना, स्पीच एक ही है तो इज़। गिव का तो हमेशा थर्ड फॉर्म लेना ही है आपको, गिवन। अब बाय आई नहीं आएगा, बाय मी, है ना। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता कि यहाँ पर ऐसा होता, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, सपोज करिए यहाँ पर इस सेंटेंस में कैसा होता कि इस सेंटेंस में यार शी होता, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस क्या था, स्पीच इज गिवन बाय हर हो जाता, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऐसा होता, ये एक मिनट, वेट अ मिनट, हाँ, अब अगर यहाँ पे ये ऐसा होता, ही होता इधर, मान लो इधर ही होता, तो कैसा हो जाता, ये हो जाता ही, तो ये कैसा हो जाता, ही। तो ये क्या, ये क्या हो जाता, ही की जगह अब आपको चेंज करने के लिए यहाँ पे हो जाता हिम, बाय हिम। या हम एक्टिव पैसिव देख रहे हैं, है ना, तो ये ही का हिम हो जाता। पर अगर यहाँ पे ऐसा होता, दे होता, मान लो यहाँ पे दे होता, यहाँ पे होता दे, है ना, दे गिव स्पीच, तो यहाँ पे दे की जगह क्या हो जाता, यहाँ पे दे की जगह हो जाता दैम, बाय दैम। समझ रहे हो। तो ये चेंज ही मैंने इसमें लास्ट रूल में फिर से बता रही हूँ, ये जो बताने की कोशिश की है आपको, और वो ये है कि ये, सॉरी एक मिनट, ये प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन का ही मैं ये सब्जेक्ट की, अगर यहाँ नाउन है तो बहुत इजीली चेंज हो जाता है, पर अगर ये प्रोनाउन है यहाँ पे, अगर ये प्रोनाउन है तो फिर दिक्कत आती है। प्रोनाउन है तो इनका चेंज कैसे होगा, तो वो एक मैं आपको पूरा समझा देती हूँ, फिर हम वाइंड अप करेंगे। वो क्या है, वो ऐसा है कि अगर प्रोनाउन कैसे, कि अगर ये एक पूरी प्रोनाउन आई है तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी है तो अस हो जाएगा। ये आपने किया हुआ है, रिकॉल करवा रही हूँ आपको, है ना। और यू है तो यू का कभी कोई फॉर्म चेंज, यू सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है, यू प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है, यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट, यू में कभी चेंज नहीं आता। पर अगर यहाँ शी है तो हर हो जाएगा, है ना। अगर ही है तो हिम हो जाएगा, राइट। और इट भी कॉमन है, इट ही रहता है, इट में कोई चेंज, और दे है तो डैम हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से याद रखना। ये कहाँ है, ये सारा, ये वर्ब के बाद आने वाली, आई का वर्ब के बाद मी हो जाता है, वी का वर्ब के बाद अस, यू तो कॉमन रहता है, शी का हर, ही का हिम, इट कॉमन, दे का डैम। तो ये याद रखिए कि ये कभी भी, ये वर्ब के पहले, इसीलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं और इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब ही वर्ब के बाद, है ना। तो एक लास्ट एग्जांपल देके ख़त्म करती हूँ। अगर आपने कहा दे हैव कम फॉर सेमिनार, है ना, ऐसा सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका बनेगा क्या, हमें इससे कोई मतलब नहीं, फॉर और, या हमारा सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट। तो पहला रूल है दे हैव कम फॉर सेमिनार, है ना। दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, ये थोड़ा आपको अलग लगेगा। दे हैव गिवन स्पीच, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, गिवन अ स्पीच, दे हैव गिवन अ स्पीच, राइट। तो ऐसा हो जाएगा अ स्पीच हैव, अब हैव नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर हो गया, ये तो दे था तो हैव यूज़ हुआ है, पर स्पीच तो एक ही है सिंगुलर, तो
तो स्पीच हैज़, है ना, हैव ये आपको अपने अपने प्रूडेंस से, अपनी समझ से चेंज करना है। तो हैज़, और अभी हमने देखा था एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमको, तो हमने एक्स्ट्रा लगाया बीन, और गिवन तो उसमें ऑलरेडी दिया है गिवन। अब जो मैं बता रही थी बाय, तो बाय दे होगा क्या? नहीं, बाय दैम होगा, क्योंकि ये जो दे है इसका फॉर्म वर्ब के बाद चेंज हो जाता है, ये वर्ब हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके, तो दैम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जितना मुझे इस स्क्रीन के थ्रू मैं बता पाई, मैंने बताने की कोशिश की। मेरा नंबर ये है, अगर आप चाहो तो मुझसे बिल्कुल कभी भी कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। तो ये नंबर आप नोट कर लो, 45 एक मिनट, 9425349521, ये मेरा नंबर है। और इस नंबर पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हो कभी भी, राइट। तो जब भी मुझे सूटेबल होगा मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय, गॉड ब्लेस यू।